नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रोफेसर NB चाटे आपलं सहर्ष स्वागत करतो आजच्या या मेजरमेंटच्या 10व्या लेक्चरमध्ये. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागच्या 2 लेक्चरमध्ये इंडिकेटिंग इन्स्ट्रुमेंटचे 2 टाइप्स पाहिले. त्यामध्ये पहिला पाहिला आपण PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट, दैट इज परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा देखा था हमने MI टाइप का इंस्ट्रूमेंट यानी मूविंग आयन टाइप का इंस्ट्रूमेंट. मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट में फिर से 2 टाइप्स देखे हमने. एक होता है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट और सेकंड होता है रिपल्शन टाइप मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. नाउ इन today's lecture we are going to discuss about the comparison of this attraction type and moving type मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. अट्रैक्शन टाइप एंड रिपल्शन टाइप मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों में अपने को कंपैरिजन देखना है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. ठीक है. तो इसकी वजह से ये कंपैरिजन का पॉइंट यहाँ पे मैंने स्लाइड में ऐड किया है. ठीक है. तो अगर आपको ये दोनों समझ में आए होंगे तो कंपैरिजन के पॉइंट्स भी आपको इजीली लिखने आएंगे. ठीक है. तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है आपके मेन एग्जाम में, कंपेयर अट्रैक्शन एंड रिपल्शन टाइप मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स. तो उन्होंने पॉइंट मेंशन किए हैं आपको, तो आपको जो भी पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं उसके हिसाब से आपको कंपैरिजन के पॉइंट्स लिखने हैं. ठीक है. सपोज उन्होंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं, कंपेयर on the basis of working principle, second deflecting torque, third controlling torque and fourth iron pieces. तो ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है. तो ये 4 पॉइंट्स के हिसाब से आपको ये कंपैरिजन के पॉइंट्स लिखने होते हैं. अगर सपोज उन्होंने डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन बोला है, कंपैरिजन बिटवीन अट्रैक्शन टाइप एंड रिपल्शन टाइप मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट, और वहां पे कौन से भी पॉइंट्स अगर मेंशन नहीं किए हैं तो आपको डायरेक्टली कौन से भी पॉइंट्स जो आपको पता है कंपैरिजन के पॉइंट्स वो आप उसमें लिख सकते हो. ठीक है. लेकिन अगर पर्टिकुलर पॉइंट्स मेंशन किए हैं तो वही पॉइंट्स कंपैरिजन आपको लिखना होगा. ठीक है. तो लेट्स सी दिस कंपैरिजन. सो फर्स्ट है वर्किंग प्रिंसिपल. अट्रैक्शन एंड रिपल्शन टाइप का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है. ठीक है. तो हमने ऑलरेडी देखा है इसका एक्सप्लेनेशन. सो द कॉइल व्हेन कैरीज करंट इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. कि कॉइल जब करंट को कैरी करता है, ठीक है, कॉइल व्हेन कैरीज द करंट इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, तब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, स्ट्रॉन्ग इनसाइड द कॉइल एंड वीकर आउटसाइड द कॉइल. जो मैग्नेटिक फील्ड आपका कॉइल में स्ट्रॉन्ग होता है और आउटसाइड कॉइल के वो वीकर होता है. ठीक है. नाउ द सॉफ्ट आयरन पीस प्लेस्ड नियर टू द कॉइल. एक सॉफ्ट आयरन पीस हम क्या करते हैं, वो कॉइल के नियर में यानी बाजू में उसको प्लेस करते हैं, सो दैट इट गेट्स अट्रैक्टेड टू दिस स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल. तो वो जो कॉइल के अंदर जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करती है, वो सॉफ्ट आयरन पीस को अट्रैक्ट करती है. सो दिस अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट्स एज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स. तो वही अट्रैक्टिंग फोर्स आपका एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स वहां बोल के वहां पे एक्ट होता है. तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है आपके अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट का. अभी रिपल्शन टाइप मूविंग आयन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, द कॉइल व्हेन कैरीज करंट देन इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल. जब आपके कॉइल में करंट कैरी किया जाता है तब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है कॉइल में, एंड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड द 2 आयन पीसेस आर मैग्नेटाइज्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके जो 2 आयन पीसेस हैं वो क्या होते हैं, आपके मैग्नेटाइज होती है विद द सेम पोलैरिटी. सेम पोलैरिटी से वो मैग्नेटाइज होते हैं. ठीक है. 2 आयन पीसेस क्या होते हैं उसमें, ठीक है, क्या होते हैं वो, एक होता है फिक्स्ड वेन एंड दूसरा होता है मूविंग वेन. ठीक है. जो हमने देखा है ऑलरेडी उसके कंस्ट्रक्शन में. ठीक है. सो हियर therefore a repulsive force act on the iron pieces. वो आयन पीसेस के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स आपका एक्ट होता है एंड मूविंग आयन पीस गेट्स डिफ्लेक्टेड. तब आपका मूविंग आयन पीसेस क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं. ठीक है. तो हमने यहाँ पे देखा है ये रिपल्शन टाइप में 2 वेन्स दिखाए थे मैंने.
एक मूवेबल वैन है, दूसरा फिक्स्ड वैन है। ठीक है, ये मूवेबल वैन है, ये फिक्स्ड वैन है। यहाँ पे भी दिखा है ये मूवेबल वैन है और ये जो है आपका वो है फिक्स्ड वैन। ठीक है, नाउ सेकंड जो कंपैरिजन का पॉइंट दिया आहे समजला, पहिला पॉइंट सगळ्यांना समजला. ठीक आहे, पहिला पॉइंट आहे वर्किंग प्रिन्सिपलचा. दोन्ही अट्रॅक्शन टाइप आणि रिपल्शन टाइपचं वर्किंग प्रिन्सिपल इथं आपल्याला स्टेट करायचं. ठीक आहे, याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे अट्रॅक्शन टाइप मध्ये काय होतं, कॉइल जेव्हा करंट कॅरी करते तेव्हा ती मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते आणि ती मॅग्नेटिक फील्ड कॉइलच्या इनसाइड मध्ये स्ट्रॉंग असते आणि आउटसाइड मध्ये ती वीकर असते. त्यामुळे तिथं सॉफ्ट आयर्न पीसेस आपण त्या कॉइलच्या जवळ जर प्लेस केले तर त्या स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड मुळे कॉइल मधल्या ती कॉइल काय करते, ते सॉफ्ट आयर्न पीसेसला अट्रॅक्ट करते, म्हणून त्याला नाव दिलेलं आहे अट्रॅक्शन टाइप मूव्हिंग आयर्न इन्स्ट्रुमेंट. अँड दिस अट्रॅक्टिव्ह फोर्स ऍक्ट्स ॲज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स. तोच आपला अट्रॅक्टिव्ह फोर्स हा डिफ्लेक्टिंग फोर्स म्हणून ऍक्ट होत असतो. इकडे काय सांगितलं पॉइंट मी, की जेव्हा कॉइल मधून करंट कॅरी केला जातो तेव्हा ती कॉइल काय करते, मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते कॉइल मध्ये. ठीक आहे, तिथं मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते कॉइल मध्ये आणि त्यामुळं तिथं त्या मॅग्नेटिक फील्ड मुळे जे दोन आयर्न पीसेस आहेत आपले, ठीक आहे, ते मॅग्नेटाइज होतात सेम पोलॅरिटीनं आणि त्यामुळे तिथं एक रिपल्सिव्ह फोर्स ऍक्ट होतो दोन्ही आयर्न पीसेस वरती, कारण ते दोन्ही एकमेकांना रिपेल करतात, कारण त्याची पोलॅरिटी कशी असते, सेम असते त्यामुळं. ठीक आहे, आणि त्यामुळं तो रिपल्सिव्ह फोर्स ऍक्ट होतो दोन्ही आयर्न पीसेस वरती आणि त्यामुळं आपले मुव्हिंग आयर्न पीसेस काय होतात, डिफ्लेक्ट होतात. ठीक आहे, हा पहिला कंपॅरिझनचा पॉइंट आहे. दुसरा कंपॅरिझनचा पॉइंट आहे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कसा असतो, ठीक है, so here in iron piece gets attracted towards strong magnetic field. इसमें क्या होता है अट्रैक्शन टाइप में, आयन पीसेस जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं इनसाइड द कॉइल में एंड डिफ्लेक्शन टॉर्क इज प्रोड्यूस, तब आपका डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस होता है. इधर रिपल्शन टाइप में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू सिमिलरली मैग्नेटाइज आयन पीसेस. तो सिमिलरली मैग्नेटाइज आयन पीसेस में वहां पे रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से आपका डिफ्लेक्शन टॉर्क वहां पे प्रोड्यूस होता है. ठीक है, यह है सेकंड पॉइंट कंपैरिजन. थर्ड पॉइंट आए बाय द स्प्रिंग बट ग्रेविटी कंट्रोल में ऑल्सो बी यूज फॉर वर्टिकली माउंटेड पैनल टाइप इंस्ट्रुमेंट्स. कंट्रोलिंग टॉर्क कसं प्रोड्यूस होतो इथं, स्प्रिंग कंट्रोलनं किंवा मग ग्रॅव्हिटी कंट्रोलनं मे बी यूज्ड फॉर व्हर्टिकली माउंटेड पॅनल टाइपचे जे इन्स्ट्रुमेंट्स असतात त्याच्यात ग्रॅव्हिटी कंट्रोल यूज करतो आपण आणि बाकीच्या याच्यामध्ये आपण स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज करतो आणि त्या मेथडनं आपण तिथं कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करतो. इकडं रिपल्शन टाइप मध्ये आपल्याला माहिती आहे फक्त स्प्रिंग कंट्रोल मेथडच यूज होते. ठीक आहे, देन नेक्स्ट आयन पीसेस, चौथा पॉइंट है. सो हियर वन आयन पीस इज यूज, हियर टू आयन पीसेस आर यूज. इसमें एक ही आयन पीस यूज है, यहाँ पे तो आयन पीसेस यूज है. ठीक है, तो ये कंपैरिजन के पॉइंट्स आपको लिखने आने चाहिए मेन एग्जाम में. ठीक है, सिंपल है. ओके, नाउ विल सी सिमिलर कंपैरिजन बिटवीन एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट एंड एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल that is permanent magnet moving coil instrument and EMI instrument moving iron instrument. ठीक, ये दोनों में कंपैरिजन में भी, ये कंपैरिजन भी आपके मेन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है 4 मार्क के लिए. ठीक है, तो देखेंगे इसके कंपैरिजन के पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट दिया है एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट आर मोर एक्यूरेट. मूविंग कॉइल के जो टाइप के इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं. मूविंग आयन टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स हो वो लेस एक्यूरेट होते हैं देन दी एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज हाई. इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, इसकी कॉस्ट कम होती है. ठीक है, चीप इन कॉस्ट. देन रीडिंग स्केल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. इसमें जो स्केल होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. इसमें जो स्केल है वो नॉन यूनिफॉर्म स्केल है, दैट इज स्केल क्रैम्प्ड एट द बिगिनिंग एंड finishing. So next, very sensitive in construction and for input. ये कंस्ट्रक्शन के लिए एंड इनपुट के लिए सेंसिटिव होता है बहुत ही. ये रोबुस्ट इन कंस्ट्रक्शन होता है एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, देन हियर लो पावर कंजम्पशन, इसका पावर कंजम्पशन लो है. हियर स्लाइटली हाइयर पावर कंजम्पशन,
याचं पॉवर कन्झम्पशन जास्त आहे. ईडी करंट डॅम्पिंग इज युज्ड. एमसी टाईपच्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये ईडी करंट डॅम्पिंग यूज होते. एमआय टाईपच्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये एअर फ्रिक्शन डॅम्पिंग यूज होते. ठीक आहे. देन कॅन बी यूज फॉर डीसी मेजरमेंट. याच्यामध्ये आपण डीसी मेजरमेंट साठीच फक्त यूज करू शकतो एमसी इन्स्ट्रुमेंट. आणि हे कॅन बी यूज फॉर एसी ॲज वेल एज डीसी मेजरमेंट. हे दोन्हीसाठी यूज करू शकतो आपण. देन कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोव्हाइडेड बाय स्प्रिंग कंट्रोल मेथड. हियर कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोव्हाइडेड बाय ग्रॅव्हिटी और स्प्रिंग कंट्रोल मेथड. ठीक आहे. देन हियर in MC type instrument, deflection proportional to the current, that is theta is proportional to I. Here deflection is proportional to the square of the current, that is theta is proportional to I square. Then next point, the errors are set due to the aging of control springs, permanent magnet, that is no hysteresis loss. यहाँ पे errors हो सकते हैं. ठीक है. इसके वजह से errors होते हैं आपके कंट्रोल स्प्रिंग्स या फिर परमानेंट मैग्नेट की एजिंग के वजह से वहां पे एरर्स हो सकते हैं. ठीक है. ये एजिंग मीन्स बहुत साल पुराने अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से वहां पे एरर हो सकते हैं, यानी वहां पे हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होते हैं. ठीक है. हियर एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट में एरर्स आर ड्यू टू दी हिस्टेरेसिस एंड स्ट्रे फील्ड्स. यहाँ पे एरर हो सकते हैं. ठीक है. एरर लॉस टेक्स प्लेस, हिस्टेरेसिस लॉस टेक्स प्लेस हियर. ठीक है. तो ऐसे कंपैरिजन के पॉइंट्स आपको लिखने आनी चाहिए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट और एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. समझ में आया. नाउ विल सी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द रेंज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डीसी वोल्टमीटर. डीसी वोल्टमीटर का हम रेंज एक्सटेंशन कैसा कर सकते हैं. ठीक है. रेंज एक्सटेंशन में सपोज आपका वोल्टमीटर की जो कैलिब्रेटेड स्केल है वो सपोज 0 से 300 तक है. ठीक है. लेकिन आपको वही 0 के 300 के वोल्टमीटर के ऊपर आपको सपोज 400 वोल्ट वोल्टेज अगर मेजर करना है तो उसको आपको उस वोल्टमीटर की रेंज बढ़ानी हो. ठीक है. क्योंकि उसकी रेंज कितनी है, एक्चुअल रेंज कितनी है, मैंने बोला 0 to 300 है वोल्ट तक, लेकिन आपको वहां उस पे 400 वोल्ट मेजर करना है तो उसकी रेंज बढ़ानी होगी आपको फिर. ठीक है. तो हम उसकी रेंज कैसे बढ़ाते हैं ये पॉइंट देखना है हमें यहाँ पे. ठीक है. तो उसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, देखो कि द रेंज ऑफ डीसी वोल्टमीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस कॉल्ड एज अ मल्टीप्लायर इन सीरीज विद द मीटर कॉइल. ठीक है. अगर आपको डीसी वोल्टमीटर की रेंज अगर एक्सटेंड करनी है तो आपको क्या करना है, एक हाई रेजिस्टेंस क्या करना है, आपके मीटर कॉइल की सीरीज में कनेक्ट करना है. और जो हाई रेजिस्टेंस है उसको नाम दिया है यहाँ पे मल्टीप्लायर. ठीक आहे. काय करायचं आहे आपल्याला की जर डीसी व्होल्टमीटरची जर रेंज आपल्याला एक्सटेंड करायची आहे तर आपल्याला एक हाय रेजिस्टन्स जो आहे ज्याला आपण मल्टीप्लायर नाव दिलंय तो हाय रेजिस्टन्स आपल्याला मीटर कॉइलच्या सिरीज मध्ये टाकायचा आहे. ठीक आहे. कनेक्ट करायचं आहे. मग याच्यामधल्या सिम्बॉलचा मिनिंग आपण लक्षात घेऊ इथं. लेट व्ही बी द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द व्होल्टमीटर. ठीक आहे. व्ही म्हणजे हे आपलं सप्लाय व्होल्टेज असणार आहे. आर व्ही बी द रेजिस्टन्स ऑफ द व्होल्टमीटर. हे व्होल्टमीटर आहे आपलं. आर व्ही हा त्याचा व्होल्टमीटरचा रेजिस्टन्स आहे. देन आर एम बी द रेजिस्टन्स ऑफ द मल्टीप्लायर. हा जो आर एम आहे हा रेजिस्टन्स आहे मल्टीप्लायरचा. हा मल्टीप्लायर म्हणजे काय आहे आपलं, सिंपल एक हाय रेजिस्टन्स आहे. तो हाय रेजिस्टन्स आपण या व्होल्टमीटरच्या कॉइलच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट केलाय, दिसतोय इथं, म्हणून त्याला आपण मल्टीप्लायर नाव दिलंय. ठीक आहे. नंतर आय म्हणजे काय आपला स्मॉल आय बी द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फ्लोइंग थ्रू दी मीटर. आय जो आहे तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आहे जो आपल्या मीटर मधून फ्लो होणार आहे. ठीक आहे. हा करंट आपला या मीटर मधून फ्लो होणार. ठीक आहे. नाव याचा फॉर्म्युला कसा आपल्याला काढता येईल बघा आता. सो कन्सिडर द अबाव फिगर. सो हियर व्ही इज इक्वल टू, आता वरची फिगर जर कन्सिडर केली आपण तर आपल्याला माहित आहे याच्यामध्ये जर आपण इक्वेशन घेतलं तर काय इक्वेशन येणार आहे आपला, करंट काय कोणता फ्लो व्हायला इथून या सर्किट मधून आय, मीटर कॉइलचा रेजिस्टन्स काय आहे आपला आर व्ही आणि मल्टीप्लायरचा रेजिस्टन्स आहे आपला आर एम.
सिम्पली व्ही इज इक्वल टू इक्वेशन काय लिहू शकतो मग आपण आय इंटू आर व्ही प्लस आय इंटू आर एम. या दोन्ही मधून कॉमन काय निघेल मग आय कॉमन निघेल. सो व्ही इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन स्मॉल आई इन ब्रैकेट आर वी प्लस आर एम. ठीक है, तो आई इधर लेके गए तो v बाय आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आर वी प्लस आर एम. सो इससे आर एम की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आर एम इज इक्वल टू ये आर वी इधर आ गया तो माइनस में जाएगा तो v बाय आई एज इट इज रहेगा माइनस आर वी. ये मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप ध्यान में रखना है, फाइनल फॉर्मूला. ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर के एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं आपको. ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. ये डायग्राम भी आपको ध्यान में रखनी होगी, सिंपल डायग्राम है. ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रेंज एक्सटेंशन ऑफ डीसी एमीटर. डीसी एमीटर की रेंज एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं आपण. ठीक आहे, आता इथं जे आहे इथं आपण पाहिलं विद्यार्थी मित्रांनो, आपण एक हाय रेजिस्टन्स ज्याला आपण मल्टीप्लायर नाव दिलं होतं ते आपण मीटर कॉइलच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट केलं होतं. ठीक आहे, जेव्हा आपल्याला डीसी व्होल्टमीटरची रेंज एक्सटेंड करायची आहे तेव्हा आपल्याला काय करायचं आहे एक मल्टीप्लायर ज्याचा रेजिस्टन्स हाय असणार आहे तो मीटर कॉइलच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट करायचा आहे. ठीक आहे, आता जर आपल्याला डीसी एमीटरची जर रेंज एक्सटेंड करायची आहे तर काय करायचं आपल्याला पहा याच्यामध्ये काय दिलंय पहा. The range of DC ammeter can be extended by connecting a low resistance called as shunt in parallel with the meter coil. ठीक आहे, दोघांमधला डिफरन्स समजला की डीसी एमीटरची जर रेंज एक्सटेंड करायची आपल्याला तर आपल्याला एक लो रेजिस्टन्स ज्याला आपण शंट नाव दिलंय. लो रेजिस्टन्स म्हणजे हा RS. ठीक आहे, याला आपण शंट नाव दिलंय तो आपल्याला पॅरलल मध्ये टाकायचा तिथल्या मीटर कॉइलच्या. आता हा पॅरलल मध्ये कनेक्ट झाला. ठीक आहे, समजलं क्लिअर. सिरीज पॅरल कनेक्शन ऑलरेडी तुम्ही फर्स्ट इयर मध्ये पाहिलं असेल की. ठीक आहे, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग या सब्जेक्ट मध्ये सिरीज पॅरल कनेक्शन्स तुम्ही पाहिले असतील. ठीक आहे, त्यामुळे जास्त इन डिटेल मध्ये त्यामध्ये जाण्याची आवश्यकता नाहीये आपल्याला. क्लियर है, तर एवढंच लक्षात ठेवा कि हियर अगर आपको डीसी एमीटर की अगर रेंज एक्सटेंड करनी है तो आपको क्या करना है एक लो रेजिस्टेंस जिसको शंट नाम दिया है वो आपको मीटर कॉइल के पैरेलल में कनेक्ट करना है अगर आपको डीसी एमीटर की रेंज एक्सटेंड करनी है तो. ठीक है, यहाँ पे देखो ये वोल्टेज है अपना, ये वोल्टेज है. ठीक है, देन करंट आपका जो सर्किट में से टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो है आई. अभी ये मीटर कॉइल का रेजिस्टेंस है उसको हमने आरएम से डिनोट किया है. ठीक है, और ये जो पैरेलल में कनेक्ट किया है वो एक लो रेजिस्टेंस है जिसको नाम दिया है शंट और शंट का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे आरएस से डिनोट किया है. तो ये टोटल करंट यहाँ पे आने के बाद ये नोड पॉइंट बन जाएगा. आधा करंट ये कॉइल के मीटर में से फ्लो होगा, आधा करंट इधर जाएगा ऊपर. ठीक है, तो टोटल करंट का इक्वेशन कैसे लेने आएगा अपने को यहाँ पे. ठीक है, आपको मालूम है केसीएल यहाँ पे अप्लाई करेंगे इक्वेशन क्या लेंगे अपन यहाँ पे. ठीक है, summation of all the incoming currents is equal to summation of all the outgoing current, that is total current I is equal to क्या लिख सकते हैं IM plus IS. क्लियर, और ये लोड है यहाँ पे कनेक्ट किया हो तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो देखेंगे यहाँ पे. RM is the resistance of the ammeter, RS is the resistance of the shunt. इसका मीनिंग तो मालूम है आपको, RM रेजिस्टेंस है आपके एमीटर का, RS क्या है शंट का रेजिस्टेंस है, I आपका टोटल करंट है मेंस से जो आया हुआ करंट है वो टोटल करंट आए हैं. IM है अपना मैक्सिमम रेटेड करंट ऑफ द एमीटर, एमीटर का मैक्सिमम करंट है रेटेड करंट. ठीक है, IS क्या है अपना करंट फ्लोइंग थ्रू दी शंट, शंट में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आपका IS. तो मैंने KCL से बोला आपको टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला IM प्लस IS. तो यहाँ पे IM RM इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन डायग्राम से IS RS. ठीक है, ये जो है IM RM इज इक्वल टू IS RS लिख सकते हैं. तो RS का फॉर्मूला क्या मिलेगा वहां से IM RM डिवाइडेड बाय IS. ठीक है, RS का फॉर्मूला ये IS इधर गया तो D इसके डिनोमिनेटर में जाएगा. सो RS इज इक्वल टू IM RM डिवाइडेड बाय IS. क्लियर,
नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ IS फ्रॉम द अबव इक्वेशंस वी गेट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है IS की वैल्यू अपने को, ठीक है। IS की वैल्यू क्या आएगी वहां पे, IS इज इक्वल टू I माइनस IM आएगा, ये इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से। तो RS का फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपना, RS इज इक्वल टू IM RM डिवाइडेड बाय I माइनस IM, ठीक है। तर हे जे फायनल इक्वेशन आहे ते आहे आपलं सिरीज रेजिस्टन्सचं, ठीक आहे। सॉरी, शंट रेजिस्टन्स, शंट रेजिस्टन्स म्हणजे आपला हा जो लो रेजिस्टन्स कनेक्ट केलेला आहे मीटर कॉइलच्या पॅरल मध्ये, तो आहे आपला शंट, म्हणजे त्याला आपण लो रेजिस्टन्स म्हणतो। क्लिअर? सिंपल हे एक्सटेन्शन अशा प्रकारे आपण करू शकतो डीसी अमीटर आणि डीसी व्होल्टमीटर, ठीक आहे। आता याच्यावरचे काही एक्झाम्पल्स तुमच्या मेन एक्झाम मध्ये विचारतात, ठीक आहे। ते एक्झाम्पल्स आपण पाहणारच आहेत पुढं, ठीक आहे। सो इफ यू हॅव एनी डाऊट इन दीज पॉइंट्स यू कॅन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। So we will stop here and we'll continue in the next lecture. So thank you for watching this video again, ठीक आहे। जर माझे व्हिडिओ लेक्चर्स तुम्हाला आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, इलेक्ट्रिफाय अकॅडमी, ठीक आहे। जे काही व्हिडिओज मी तुमच्यासाठी टाकतोय त्याला लाईक करा, शेअर करा मित्रांसोबत, आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर तिथल्या बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला लवकर नोटिफिकेशन्स मिळतील माझ्या व्हिडिओचे, ठीक आहे। सो थँक यू व्हेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थँक यू।